नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग चौहान स्वागत करता हूं आपका एनलाइट स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, काफ़ी समय से हम लोग डिस्कस कर रहे थे सीटेट और एमपीटेट के विषयों में, और आज मैं आपके बीच में केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, के लिए साइकोलॉजी और एजुकेशन पेडागोजी की वीडियो लेकर आया हूँ। एक्चुअली में सीटेट और एमपीटेट को छोड़कर केवीएस का वीडियो लाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि काफ़ी समय से हम लोग ये चर्चा में सुन रहे हैं कि केवीएस का नोटिफिकेशन आने वाला है। तो काफ़ी लोग इसके लिए प्रतीक्षा में थे कि हम लोग केवीएस के लिए तैयारी करेंगे तो किस तरीके से क्या साइकोलॉजी का टर्म होगा, तो इसलिए मैं लेकर आया। दूसरी चीज़, हम लोगों का जो केवीएस का जो पैटर्न है एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछने का, वो सीटेट और एमपीटेट से मिलता जुलता है। तो अगर हम लोग सीटेट और एमपीटेट का वीडियो बनाने की जगह केवीएस का अगर डीपली तैयारी करें तो हमें सीटेट और एमपीटेट तो नॉर्मली तैयार हो ही जाएगा, क्योंकि जब हम लोग बहुत डिटेल में कोई चीज़ पढ़ लेते हैं तो सीटेट और एमपीटेट में उतना डिटेल में नहीं आता है, फिर भी हम लोगों की बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो इससे हम लोगों को बेनिफिट किस में होगा, सीटेट में और एमपीटेट में भी दोस्तों। लेकिन ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये हम लोगों का डेडिकेटेड बैच है या डेडिकेटेड क्लास होगा हम लोगों का, स्पेशली केवीएस, पीआरटी और टीजीटी के लिए दोस्तों। ठीक है, तो आज हम लोग इसमें ये समझेंगे कि साइकोलॉजी क्या है और इसका हम लोगों की शिक्षा में क्या योगदान है, और चाइल्ड साइकोलॉजी क्या होती है, एजुकेशन साइकोलॉजी क्या होती है। एक प्रकार से हम लोग साइकोलॉजी का जो इंट्रोडक्शन है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका डेवलपमेंट देखेंगे, गोल क्या है साइकोलॉजी के, ये सब चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। हम लोगों का जो एक फेसबुक पर पेज है एनलाइट स्टडी क्लासेस के नाम से, आप उसे लाइक कर सकते हैं। हम लोगों का फेसबुक पर एक ग्रुप भी है एनलाइट स्टडी प्रिपरेशन फॉर गवर्नमेंट जॉब के नाम से, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम लोग आपके लिए डेली करेंट अफेयर्स के 10-12 क्वेश्चन और कोई ना कोई टॉपिक इम्पोर्टेंट फैक्ट से रिलेटेड डेली डालते रहते हैं, जिससे आपको एकदम करंट अफेयर से अवेयर बने रहें और आपको एकदम जब कभी एग्ज़ाम आए तो शुरुआत से तैयारी करने की प्रॉब्लम ना आए, आपको कहीं फैक्ट ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े, आप बड़े आसानी से उनको एक जगह पे ढूंढ सकते हैं। तो दोस्तों, आज टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं टॉपिक की शुरुआत करता हूँ। हो सकता है टॉपिक आज थोड़ा बड़ा हो जाए क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है, और साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम लोग कभी पढ़कर नहीं आते हैं। आपने मैथ पढ़ा होगा, 6 to 12 मैथ, हम सब लोग 1 to 10 तक तो सभी ने मैथ पढ़ते हैं। ठीक है, साइंस भी सबने पढ़ी होगी। ठीक है, एसएसटी का पोर्शन भी हम लोग पढ़ते हैं, आर्ट साइड के विषय भी हम लोगों ने कहीं ना कहीं, कुछ नहीं तो हम लोगों ने इन सब्जेक्टों को कहीं ना कहीं टच तो किया ही है, इनको स्पर्श तो किया ही है हम लोगों ने। लेकिन साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर किसी के लिए, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके लिए यह सब्जेक्ट नया ना हो। हम लोगों में से किसी ने इसकी तैयारी नहीं की है, तो स्वाभाविक बात है जब हम लोग इसको पढ़ते हैं तो ये बड़ा बोरिंग और बहुत ही ज़्यादा टफ सब्जेक्ट लगता है हम लोगों को, क्योंकि इसके जो वर्ड होते हैं वही हम लोगों को समझ में नहीं आते हैं। तो इसीलिए मैं आपको कोई किताबी भाषा में पढ़ाने वाला नहीं, एकदम सबसे सरल तरीके में, मतलब कह सकते हैं आप घरेलू भाषा में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों, जब हम लोग घरेलू भाषा में पढ़ते हैं मतलब किसी चीज़ को समझ कर पढ़ते हैं, ठीक है, रटते नहीं है। ये जो हम लोगों की नई शिक्षा नीति आई है ये उसी के तहत है कि किसी चीज़ को रट कर नहीं, समझ कर, जो व्यवहारिक भाषा है उसमें जब चीज़ों को हम लोग समझ लेते हैं किसी चीज़ को, तो वह बहुत सिंपल हो जाती है हम लोगों को, और हम लोग उसको कभी भूलते तक नहीं हैं दोस्तों। ठीक है, और दूसरी बात, हम लोगों की जो केवीएस है वो हमेशा समझ पर क्वेश्चन करती है। किस पर? समझ पर। ये फैक्ट्स पर फोकस बहुत कम करती है। ऐसा नहीं कि फैक्ट्स आते ही नहीं है, सिर्फ समझ ही आती है, दोनों चीज़ें आती है, लेकिन उनका जो मेन मोटिव होता है वो समझ पर होता है दोस्तों। वही हम लोगों का सीटेट और एमपीटेट का भी यही सिनारियो रहता है दोस्तों। इसके अलावा केवीएस की जो वैकेंसीज जो होती हैं वो कम होती हैं, जो वैकेंसी हैं वो कम होती हैं, और इसके अलावा अप्लाई जो करते हैं लोग, वो लोग ज़्यादा करते हैं, क्योंकि
टीचिंग डिपार्टमेंट में हर किसी का सपना होता है केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाना, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों को प्रिपरेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी और अच्छे से करनी पड़ेगी दोस्तों। ज़्यादा तो करनी पड़ेगी प्लस अच्छे से करनी पड़ेगी। तो इससे हम लोगों का क्या हो जाएगा, सिलेक्शन का चांस भी ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और आप विश्वास करिए, बड़े आराम से आज हम लोग शुरुआत करेंगे। देखते हैं शुरुआत में किस तरीके से हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे। तो इंट्रोडक्शन से हम लोग शुरुआत करेंगे साइकोलॉजी की। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि साइकोलॉजी होता क्या है, क्या भला है ये साइकोलॉजी, मनोविज्ञान क्या होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग मनोविज्ञान का विकास समझेंगे, किस तरीके से मनोविज्ञान किन किन चरणों से होकर वह आगे बढ़ा, आत्मा का विज्ञान क्या था, ठीक है। फिर चेतना क्या होती है, किस तरीके से ये मन का विज्ञान बना, ये सब चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद गोल, ठीक है, इसका लक्ष्य क्या है, हमको साइकोलॉजी क्यों पढ़नी चाहिए, क्या ज़रूरत है साइकोलॉजी पढ़ने से, हमें क्या लाभ होंगे, ठीक है। इसके बाद चाइल्ड साइकोलॉजी और एजुकेशन साइकोलॉजी क्या होती है, इसके विषय में हम लोग देखेंगे। और फिर हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ एजुकेशन की, एजुकेशन का टाइप क्या होता है, कितने प्रकार की एजुकेशन होती है नॉर्मली, इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम लोग समझेंगे कि एक टीचर होने के नाते हम लोगों को बाल मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता क्यों है, क्यों हम लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए, ये हम लोगों को आज डिस्कस करना है दोस्तों। तो आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं साइकोलॉजी की। एक्चुअली में व्हाट इज़ द मेन रोल ऑफ साइकोलॉजी, प्रश्न ये आता है साइकोलॉजी को समझने से पहले कि एक्चुअली में रोल क्या है साइकोलॉजी का। तो दोस्तों ये कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, आप सब जानते हैं कि साइकोलॉजी का जो रोल है हमारी लाइफ में, वो यही समझना और यह जानने के लिए है कि किसी व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, उसका व्यवहार कैसा है। इस चीज़ को समझने के लिए या जानने के लिए हम लोग साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। तो नॉर्मल सी चीज़ें, इसको हम लोग लिख सकते हैं to know and understand the mind and behavior of human, यानी कि किसी व्यक्ति के मस्तिष्क यानी कि मन, माइंड यानी कि मन, और बिहेवियर यानी कि व्यवहार, ठीक है, को समझने और जानने के लिए, समझने और जानने के लिए जिस चीज़ का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिस चीज़ को हम लोग समझते हैं, वह क्या है, हम लोगों की साइकोलॉजी है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है ये चीज़ बड़े आराम से समझ में आई होगी, इसमें कोई समस्या की बात ही नहीं थी, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं साइकोलॉजी क्या होती है, जो वर्ड साइकोलॉजी है उसका मतलब क्या है। एक्चुअली में सबसे पहले साइकोलॉजी शब्द का जो प्रयोग था वो रुडोल्फ गोकेल ने किया था। किसने किया था दोस्तों, रुडोल्फ गोकेल ने सबसे पहले यूज़ किया था अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में, ठीक है दोस्तों। रुडोल्फ गोकेल ने इस शब्द का इस्तेमाल किया था अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में सबसे पहले। ये जो साइकोलॉजी शब्द है, ये एक्चुअल में अगर प्रश्न पूछा जाए कि साइकोलॉजी किस भाषा का शब्द है, तो ये शब्द है हम लोगों का इंग्लिश भाषा का। किस भाषा का शब्द है दोस्तों, ये हम लोगों की इंग्लिश भाषा का शब्द है। लेकिन इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ये ड्राइव्ड कहाँ से हुआ है, फ्रॉम विच लैंग्वेज दिस वर्ड इज derived। तो ये ड्राइव्ड हुआ है हम लोगों का ग्रीक के दो वर्डों से। किससे, ग्रीक के दो वर्ड्स हैं, उनसे इसकी उत्पत्ति हुई है दोस्तों। ग्रीक के दो वर्ड हैं, उनसे इसकी उत्पत्ति हुई है। आप जानते हैं वो दो वर्ड कौन से हैं,
तो वर्ड है हम लोगों के साइकी और लोगस। इन दो वर्ड से मिलकर हम लोगों का जो साइकोलॉजी वर्ड है इसका निर्माण हुआ है दोस्तों। ठीक है, अब इसमें जो साइकी वर्ड है इसका मतलब होता है आत्मा। क्या होता है मतलब दोस्तों? आत्मा। और जो हम लोगों का लोगस वर्ड है उसका अर्थ होता है टू स्टडी या फिर साइंस। ठीक है, तो साइकी का मतलब हो गया यहाँ पर आत्मा और लोगस का मतलब हो गया टू स्टडी या फिर साइंस। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो इसका मतलब हुआ साइकोलॉजी को शुरुआत में हम लोगों ने समझा आत्मा का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान। यानी कि हम लोगों ने जो साइकोलॉजी की शुरुआत हुई तो उसको हम लोगों ने यही समझकर शुरुआत किया कि जो हम लोगों की आत्मा होती है, जिसे हम लोग भूत प्रेत के नाम से जानते हैं, ठीक है, वह उसको अध्ययन के लिए जो साइंस का निर्माण हुआ या जो उसकी अध्ययन सीरीज हुई वह हम लोगों की कहलाई साइकोलॉजी दोस्तों। ठीक है, अब इसके बाद इसका विकास हुआ। तो विकास के जो चरण थे शुरुआत में, एक्चुअली में जो साइकोलॉजी है यह एक विज्ञान है। साइकोलॉजी क्या है दोस्तों? एक विज्ञान है। ठीक है, कैसा विज्ञान है? यह विज्ञान है हम लोगों का डायनेमिक। कैसा विज्ञान है दोस्तों? डायनामिक। ये हम लोगों का डायनेमिक विज्ञान है, यानी कि गतिशील है। ये गतिशील है या फिर परिवर्तनशील है, कुछ भी कह लीजिए। यह अपने आप में बदलता रहता है दोस्तों। ठीक है, शुरुआत में यह बना हम लोगों का आत्मा का विज्ञान, फिर यह बना हम लोगों का मन का विज्ञान, फिर यह बना कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना का विज्ञान, और फिर यह बना बिहेवियरिज्म यानी कि व्यवहारवाद का विज्ञान। तो इस चीज़ को समझते हैं कैसे ये इसमें परिवर्तन किस तरीके से आए। उससे पहले हम लोगों को समझते हैं, हम लोग ये समझते हैं कि ये जो विज्ञान है साइकोलॉजी, एक प्रकार का जो विज्ञान है, ये किस सब्जेक्ट का हिस्सा रहा है पहले। ये ऐसा तो है नहीं कि एकदम से शुरुआत से ये विज्ञान रहा हो। ये विज्ञान निकाला गया है, हम लोगों का सब्जेक्ट था वो है दर्शन शास्त्र यानी कि फिलॉसफी। और फिलॉसफी को माँ कहा जाता है साइंस का। साइंस की जननी ही दर्शन शास्त्र है यानी कि फिलॉसफी है, और उसी का ये पार्ट हुआ करता था साइकोलॉजी। बाद में इसको वहाँ से निकाल कर साइंस के रूप में अलग से हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखते हैं कि इसकी जो स्टडी ऑफ सोल्स और माइंड, कॉन्शियसनेस एंड बिहेवियरिज्म, ये किस तरीके से इसके नाम चेंज होते गए देखते हैं दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले 16वीं शताब्दी की बात है। लगभग 16वीं शताब्दी में प्लेटो नाम के एक दार्शनिक हुए। प्लेटो, एरिस्टोटल, ये एरिस्टोटल और डेकार्त, तीन नाम आते हैं यहाँ पर। इन तीनों में प्लेटो ने इसको आत्मा का विज्ञान के नाम से संज्ञा दी। लेकिन दोस्तों आप जानते हैं कि आप जैसे जिस कुर्सी पर बैठकर पढ़ रहे हैं, आपके सामने जो टेबल है, बेड पर बैठे हैं, जहाँ कहीं भी आप बैठकर पढ़ रहे हैं, ठीक है, और आपके आसपास जो चीज़ें हैं वहाँ पर आपसे मैं कहूँ कि अपने आसपास देखकर बताओ कि आत्मा कैसी हैं। ठीक है, आपके बगल में जो बैठी हुई आत्मा है वो अच्छी है या बुरी है, इस चीज़ के बारे में आप बताएं। ठीक है, तो आप सीधी सी बात है, आप सीधा हमसे यह कहेंगे कि सर कैसे बताऊं मैं। ठीक है, हम तो उसे देख ही नहीं सकते। ठीक है, यानी कि यहाँ पर एक चीज़ सामने आई कि जो आत्मा है वो देख नहीं सकते। देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आत्मा जो है अदृश्य वस्तु है। कैसी वस्तु है? अदृश्य, यानी कि यह एक एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल है दोस्तों। ठीक है, और इससे एक चीज़ सामने आई जिसे हम देख नहीं सकते, आत्मा देख नहीं सकते, तो उसको अध्ययन कैसे करेंगे? जब हमने इसे देखा ही नहीं तो अध्ययन कैसे करेंगे दोस्तों। ठीक है, इसका अध्ययन पूर्णतया नहीं कर सकते, यह बहुत ही मुश्किल काम है दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोगों का इन फ्यूचर क्या होता है, जो विज्ञान है आत्मा का, वो हम लोगों का परिवर्तित हो जाता है
मन के विज्ञान में दोस्तों ये वाली जो थ्योरी थी वो हम लोगों ने अमान्य कर दी। और जब किसी चीज़ को हम लोग अमान्य करते हैं तो उसकी जगह पे दूसरी चीज़ आती है, वह आई हम लोगों की स्टडी ऑफ माइंड, यानी कि मन का विज्ञान। मन का विज्ञान या फिर मन का अध्ययन कहा गया है इसे, कि साहब ये आत्मा का तो विज्ञान नहीं है, लेकिन ये जो विज्ञान है वह विज्ञान हम लोगों का मन का विज्ञान है, कि किसी के मन में क्या है ये जानने के लिए हम लोगों ने आत्मा के विज्ञान का नाम चेंज किया दोस्तों। ठीक है, और इस चीज़ में जो नाम चेंज करने के बाद जो लोग थे समर्थन में, वो थे मैकडोगल, ठीक है, थॉमस रीड और जॉन लॉक। इस तरीके से ये तीन लोगों ने इसको स्टडी ऑफ माइंड का, ठीक है। लेकिन मन का अध्ययन करना भी कोई तरीका नहीं, इसका भी कोई तरीका मैकडोगल, थॉमस रीड या जॉन लॉक इनमें से कोई सुझा नहीं पाया दोस्तों। जब इस चीज़ को हम सुझा नहीं पाए, ठीक है, बता नहीं पाए कि डायरेक्ट हम किसी के मन को कैसे देख सकते हैं, ठीक है, और जब किसी चीज़ को देख नहीं सकते डायरेक्ट, और जब उसका डायरेक्ट अध्ययन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो फिर उसके बारे में हम लोग जानेंगे कैसे, क्या बताएंगे लोगों को। तो इस तरीके से हम लोगों की ये वाली थ्योरी भी दोस्तों फेल हुई। ठीक है, इसके बाद बात आई कॉन्शियसनेस की। इसके बाद विलियम वुंट जी आए हमारे। कौन आए दोस्तों? विलियम वुंट जी। ठीक है, विलियम वुंट जी और इनके शिष्य थे टिचनर। कौन थे दोस्तों? टिचनर। टिचनर जो थे विलियम वुंट के शिष्य थे। कौन थे दोस्तों? शिष्य थे ये। विलियम वुंट के शिष्य थे टिचनर, और टिचनर महोदय और विलियम वुंट ने कहा कि ये कॉन्शियसनेस का विज्ञान है या फिर कि का अध्ययन है। अब दोस्तों समझाता हूँ कि कॉन्शियसनेस क्या होता है। एक्चुअली में जो हम लोगों का मन होता है या फिर माइंड जिसे कहते हैं, इसको हम लोगों ने 3 भागों में बांटा हुआ है। ठीक है, एक है हम लोगों का चेतन मन, ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड समझ लेना आप लोग, ठीक है। दूसरा होता है हम लोगों का सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है, और तीसरा जो है हम लोगों का वो होता है अनकॉन्शियस माइंड। ठीक है दोस्तों, 3 प्रकार के मस्तिष्क होते हैं हम लोगों के या मन होते हैं। तो जो कॉन्शियस माइंड होता है ये हम लोगों का वह माइंड होता है जो अभी प्रेजेंट में है। जैसे कि अभी आप लोग पढ़ रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोगों का फुल कंसंट्रेशन जो है एक तरफ इस वीडियो में है, इस चीज़ को पढ़ने के लिए लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हम लोगों का जो मन होता है, ये हम लोगों का मन होता है कॉन्शियस माइंड यानी कि चेतन माइंड। ये हम लोगों का हमेशा प्रेजेंट में रहता है। किस में रहता है? प्रेजेंट में रहता है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद बात करें अगर हम लोग सब कॉन्शियस माइंड की, ठीक है, तो इसे कहते हैं हम लोग अवचेतन मन। तो अवचेतन मन जो होता है हम लोगों का, वो हम लोगों का प्रेजेंट माइंड के साथ साथ काम कर रहा होता है। यानी कि आप लोग जैसे अभी वीडियो देख रहे हैं, अगर इसके साथ साथ आपके मन में विचार भी आ रहा होगा कि बाहर पानी बरस रहा है, ठीक है, गोलगप्पे वाला निकल रहा है, मुझे पानी बतासे खाने हैं। कोई कह रहा होगा कि मुझे ये लॉकडाउन जल्दी से ख़त्म हो तो मैं जल्दी से ऐसी जगह घूमने जाऊँ, मुझे पिक्चर देखना है पिक्चर हॉल में। ठीक है, ये सारे जो थॉट्स आपके मन में एक समय पर साथ में आते रहते हैं, ठीक है, प्रेजेंट समय में प्रेजेंट माइंड के साथ में चलते रहते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों की होती हैं सबकॉन्शियस माइंड की वजह से। इसके बाद अगर बात करें अनकॉन्शियस माइंड की, ठीक है, जैसे अचेतन मन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अचेतन मन। अचेतन मन में हम लोगों का जो चलता है वो होता है हम लोगों का बेसिकली इसमें कहते हैं हम लोग दमित इच्छाओं का घर। जो इच्छाएं हम लोगों की पूरी नहीं हुई हैं वो हम लोगों की अवचेतन मन में जाती हैं दोस्तों। ठीक है, इसका बहुत बड़ा फैक्टर है, इसको हम लोग बाद में समझेंगे। अभी फ़िलहाल इतना समझ लीजिए, जब हम लोग बेहोशी अवस्था में होते हैं या रात में जब हम लोग सो रहे होते हैं, तब हम लोगों का अनकॉन्शियस माइंड अचेतन मन सबसे ज़्यादा कार्य कर रहा होता है। जो हम लोगों को सपने आ रहे होते हैं वो सब इसी माइंड की वजह से आते हैं। ठीक है, नार्को टेस्ट में हम लोगों को बेहोश करने के बाद जो चीज़ें हम लोगों से पूछी जाती हैं कि आप कैसे मतलब आपने कोई क्राइम किया, तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल हम लोग अनकॉन्शियस माइंड में ही करते हैं। ठीक है, तो इसके द्वारा से ये जो क्रिमिनल साइकोलॉजी का ये पार्ट में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, तो कुल मिला के इस तरीके से हम लोगों के ये 3 माइंड हैं, अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और
कॉन्शियस माइंड। इसमें जो कॉन्शियस माइंड है ये मात्र हम लोगों का 10% होता है पूरे मस्तिष्क का, मात्र 10% है कॉन्शियसनेस जो है हम लोगों की माइंड की, वो कितनी है दोस्तों, सिर्फ 10% है। यानी कि पूरे दिमाग की अगर बात करें तो सिर्फ उसका 10% भाग ही कॉन्शियस माइंड है। तो सीधी सी बात है, जब आप किसी के मात्र 10% भाग का आप अगर स्टडी करेंगे, ठीक है, तो आप उस व्यक्ति के बारे में पूरा कैसे जान सकते हैं। ठीक है, आप तो उसके बारे में सिर्फ 10% ही तो जान रहे हैं, बाकी का जो 90% बचा हुआ है उसका अध्ययन किस तरीके से करेंगे, इसके बारे में विलियम वुंट ने कोई जवाब नहीं दे पाया और वह बात ख़त्म हुई और इनकी थ्योरी भी फेल मानी गई दोस्तों। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये मतलब तुरंत ही फेल हो जाती थी, सदियाँ, एक एक सदी तक ये इन लोगों की ये थ्योरीज चली हैं। जैसे कि पहली जो थ्योरी थी, ठीक है, वो आपकी स्टडी ऑफ सोल, ये आपकी देखिए 16वीं शताब्दी में चली। ठीक है, माइंड वाली जो थी वो 17वीं शताब्दी में चली। उसके बाद में आपकी 18वीं 19वीं शताब्दी में लगभग कॉन्शियसनेस की थ्योरी भी चली। ठीक है, लेकिन जब 20वीं सदी आई तो एक महाशय हुए, जेबी वॉटसन। ठीक है, इसमें नाम पूरा नहीं आया है, स्पेलिंग गलत है, वॉटसन। वॉटसन, ठीक है, जेबी वॉटसन आए, इन्होंने कहा कि ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं है, ये जो विज्ञान है व्यवहार का विज्ञान है। किसी व्यक्ति का क्या व्यवहार होता है इस चीज़ को आप देख भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति गुस्सा में होता है तो आप उसके फेस के एक्सप्रेशन देख के समझ सकते हैं कि क्या व्यक्ति गुस्सा में, अगर वह खुश होगा तो आप उसको देखकर समझ सकते हैं कि वो खुश है या नहीं। ठीक है, वो किस तरीके से काम कर रहा होता है, उस काम के करने के तरीके से आप समझ सकते हैं कि व्यक्ति का व्यवहार क्या है। ठीक है, तो किसी के व्यवहार को समझने के लिए हम लोग 100% श्योरिटी से काम कर सकते हैं दोस्तों। तो इन सब चीज़ों को बताते हुए वॉटसन महोदय ने कहा कि साइकोलॉजी जो है हम लोगों का बिहेवियर की स्टडी है, यानी कि दैट इज़ द साइंस ऑफ बिहेवियरिज्म। तो जब इस चीज़ का अभी तक तो कोई विवाद नहीं हुआ है इस पर, और अभी तक हम लोग यही थ्योरी को मान करते आ रहे हैं। ठीक है, तो 20वीं सदी और 21वीं सदी में अभी भी यही चीज़ चल रही है कि ये जो साइकोलॉजी है वो व्यवहार का विज्ञान है दोस्तों। ठीक है, तो वर्तमान में तो हम यही मान के चल रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि यही रहे, हो सकता है ये भविष्य में बदल जाए। तो दोस्तों कुल मिला के इससे ये समझ में आया कि हम लोगों की जो साइकोलॉजी थी, ठीक है, वो हम लोगों की विकासशील है, डेवलपमेंट है इसका, और ये कैसी है, डायनामिक है दोस्तों। ठीक है, और ये हमेशा बदलती रहती है। पहले ये हम लोगों की आत्मा के विज्ञान के नाम से विख्यात हुई, फिर हम लोगों की मन के विज्ञान के नाम से, फिर ये कॉन्शियसनेस चेतन अवस्था के बारे में हुआ, फिर व्यवहार के विज्ञान के रूप में हम लोग आज की डेट में इसको समझते हैं। हो सकता है इसको बाद में इसका नाम फिर परिवर्तन हो, कोई नई चीज़ इसके सामने निकल के आए दोस्तों। ठीक है, इसके बाद अगर देखा जाए कि जो फादर ऑफ साइकोलॉजी कहे जाते हैं, तो फादर ऑफ साइकोलॉजी विलियम वुंट को ही कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने 1879 में एक लेबोरेटरी तैयार की थी एक्सपेरिमेंट करने के लिए साइकोलॉजी पर। ठीक है, कहाँ पर की थी, जर्मनी के लिप्जिंग यूनिवर्सिटी में दोस्तों। ठीक है, और इस लिप्जिंग यूनिवर्सिटी का जो नाम है आज की डेट में कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी है। ठीक है दोस्तों, हो सकता है कि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके पास आ जाए, तो इस चीज़ को हम लोगों को देख कर चलना है कि फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन थे, विलियम वुंट। हाँ दोस्तों, यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि सिगमंड फ्रॉइड थे। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। विलियम वुंट जो थे वो फादर ऑफ साइकोलॉजी थे, लेकिन जो सिगमंड फ्रॉइड थे ये फादर ऑफ साइको एनालिसिस, मनोविश्लेषणवाद के जो जनक के रूप में जाने जाते हैं, वो हैं हम लोगों के सिगमंड फ्रॉइड, ना कि इन्हें फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, ये सिगमंड फ्रॉइड वही व्यक्ति हैं जिन्होंने हम लोगों को मन के बारे में एक्सप्लेन किया था। ठीक है, माइंड क्या होता है ये इन्हीं ने हम लोगों को समझाया था। ठीक है, और आईडी, ईगो, सुपर ईगो, एंजाइटी, इन सब चीज़ें के बारे में बड़ी डिटेल में इनने मतलब अध्ययन किया है और बहुत विस्तार से हम लोगों को बताया है।
ठीक है। इसके अलावा जो हम लोगों का डेवलपमेंट थ्योरी थी उसको आर.एस. वुडवर्थ ने बहुत ही कम शब्दों में बड़े आराम से समझाया है कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा त्यागी। यानी कि सबसे पहले हम लोगों ने मनोविज्ञान को क्या कहा था, आत्मा का विज्ञान। ठीक है, तो वो हम लोगों का कैंसिल हुआ था, तो मनोविज्ञान ने क्या त्यागी, अपनी आत्मा त्यागी। इसके बाद मनोविज्ञान ने अपना मन को खोया। ठीक है, फिर मन को खोकर अपनी चेतना को छोड़ा। यानी कि आत्मा त्यागी मतलब आत्मा का विज्ञान जो कहलाया था वो कैंसिल हुआ, फिर मन का विज्ञान कहा गया। ठीक है, तो वो भी खत्म हो गया। और जब मन का विज्ञान हटा तो क्या हुआ, उसने अपनी चेतना को छोड़ा। ठीक है, इसके बाद जब उसका माइंड, स्टडी ऑफ माइंड जब कैंसिल हुई तो हम लोगों ने स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस को अपनाया। फिर बाद में जब इसको भी छोड़ा तो आज की डेट में हम लोग इसको व्यवहार के विज्ञान के रूप में जानते हैं दोस्तों। ठीक है, तो कुल मिला के आज की डेट में हम लोग जो मनोविज्ञान है उसको किस नाम से जानते हैं, तो आज वह नाम है मानव व्यवहार का अध्ययन। यानी कि आज की डेट में हम लोग ये कह सकते हैं कि जो मनोविज्ञान है वो किसी के बिहेवियर पर डिपेंड करता है, उसको अध्ययन करने के लिए साइकोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद बात की जाए साइकोलॉजी के गोल क्या हैं। ठीक है, व्हाट इज़ द गोल ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। मान लीजिए आप एक टीचर हैं, क्या है, आप लोग टीचर हैं और उम्मीद है अगले साल का जो स्वतंत्रता दिवस है आप एक शिक्षक के रूप में किसी केंद्रीय विद्यालय के संस्था में पढ़ा रहे होंगे या फिर किसी अन्य स्टेट के एग्ज़ाम में पास होकर एज ए टीचर पढ़ा रहे होंगे। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन है मेरा आपसे कि आप एक टीचर हैं, आपका सिलेक्शन हो गया है और आज आप फर्स्ट डे स्कूल जाते हैं अपने, ठीक है, पढ़ाने के लिए दोस्तों। ठीक है, पहला दिन है आपका स्कूल में एज ए टीचर। ठीक है, आप क्लास में गए, क्लास में आपने स्टूडेंट्स को देखा, आप क्या बता सकते हैं कि वो स्टूडेंट्स कैसे हैं? कोई नहीं बता सकता उन स्टूडेंट्स के बारे में। क्यों? क्योंकि आज आपका पहला दिन है और पहले दिन में आप अपने स्कूल के बच्चों को पहचानते ही नहीं हैं, कौन बच्चा कैसा है क्या है। ठीक है, इसके बारे में आप बता ही नहीं सकते। ठीक है, तो जो साइकोलॉजी है इसके माध्यम से हम लोग सबसे पहले मापन करते हैं कि वहाँ के बच्चे कैसे हैं, कौन बच्चा कैसा है। ठीक है, इसी के माध्यम से हम लोग ADHD है जो हम लोगों के मतलब कि स्पेशल बच्चे जो होते हैं वो हैं जो, ठीक है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। कोई बच्चा दिव्यांग तो नहीं है, कोई हो सकता है स्पेशल कैटेगरी वाला बच्चा हो, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जब अध्ययन करते हैं तो वो हम लोगों का ADHD में आता है। ठीक है, तो हम क्या मापन करेंगे यहाँ पर, बच्चों के मन, मस्तिष्क और व्यवहार का जब मापन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मापन ही तो करेंगे कि कौन बच्चा कैसा है। ठीक है, तो पहली चीज़ हो गई हम लोगों की मेज़रमेंट। ठीक है, उसके बाद जब आप समझ जाएंगे कि कौन बच्चा शरारती है, कौन बच्चा पढ़ने में होशियार है, कैसा है, उसके बाद ही जब आप बच्चों को जान लेंगे, समझ लेंगे, उसके बाद ही तो आप नियंत्रण करेंगे। मतलब क्लास को किस तरीके से शांत रखना है, तभी तो आप समझ पाएंगे। अगर कोई बच्चा समझदार है, पढ़ने लिखने वाला है, ठीक है, शरारती नहीं है, तो आप उसे क्या डांट कर हर चीज़ को समझाएंगे? नहीं, उसे आप बड़े प्यार से समझा देंगे, एक बार कहने पर वो समझ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई बच्चा शरारती है तो जिस तरीके से आपने समझदार बच्चे को समझाया था उस तरीके से आप उस बच्चे को नहीं समझा सकते, ना वो मानने वाला है, तो उसके लिए अलग तरीके से आप समझाएंगे। ठीक है, कंट्रोल करेंगे। जब आप ये सब चीज़ें कर लेंगे तो आप अपने आप समझ जाते हैं कि किस तरीके से क्लास में जाना है, पढ़ाना है। आपको एक पूर्व अनुमान हो जाता है कि किस तरीके से क्लास चलने वाली है दोस्तों। ठीक है, तो ये हम लोगों के गोल्स होते हैं साइकोलॉजी के। ठीक है, मेरे ख्याल से इसमें अब कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। ठीक है, इसके बाद बात करें फील्ड ऑफ साइकोलॉजी की। एक्चुअली में जो साइकोलॉजी है वो हम लोगों का कई जगह यूज़ होता है। ठीक है, अगर हम एज ए डॉक्टर साइकोलॉजी यूज़ कर रहे हैं तो हम लोगों को क्लिनिकल रूप में साइकोलॉजी का यूज़ करना पड़ेगा एज ए साइकाइट्रिस्ट। ठीक है, अगर आप एक लॉयर हैं या फिर आप एक पुलिसमैन हैं तो आपको क्रिमिनल साइकोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा अगर आप कोई कंपनी के CEO हैं, ठीक है, तो आपको इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी है उसको समझना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप कस्टमर डीलर हैं, ठीक है,
तो आपको मान लीजिए क्या कहते हैं उसे, मार्केटिंग का काम है आपका अगर, तो आपको कंज्यूमर साइकोलॉजी जो होती है उसको समझना पड़ेगा। ठीक है, बिजनेस के लिए इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप कोई और पेशे में हैं तो सबकी अलग अलग साइकोलॉजी है। हम लोग किस पेशे में हैं? हम लोगों का पेशा है टीचिंग लाइन। ठीक है, हम सब लोग शिक्षक हैं। क्या है दोस्तों? टीचर्स हैं हम लोग। ठीक है, जब हम लोग टीचर हैं, ठीक है, तो हम लोगों को किससे पढ़ाना है? बच्चों को पढ़ाना है और पढ़ाना है दोस्तों। बेसिकली हम लोगों को पढ़ाना है और बच्चों को पढ़ाना है। तो हम लोगों का जो फील्ड है वो एक तो चाइल्ड है और एक है एजुकेशन। ठीक है, तो हम लोग जो साइकोलॉजी के विषय में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चाइल्ड साइकोलॉजी और एजुकेशनल साइकोलॉजी इसके विषय में। बाकी की जितने भी साइकोलॉजीज हैं उनके बारे में हम लोगों को नहीं पढ़ना है, जान लेना है इतना कि इतने टाइप की भी साइकोलॉजी होती है। इससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन आने वाला नहीं है। हम लोगों का जो मेन फोकस होगा वो होगा चाइल्ड साइकोलॉजी पे और एजुकेशन साइकोलॉजी पे। हाँ, अगर यही हम लोगों का यूजीसी नेट का पेपर हो रहा होता, किसका पेपर हो रहा होता? यूजीसी नेट या फिर DSSB का। ठीक है, तो फिर हम लोगों को थोड़ा डिटेल में देखना पड़ता, क्योंकि जो KVS का जो पैटर्न है, ठीक है, उसकी तुलना में जो सिलेबस है उसकी तुलना में जो DSSB है वो 3 गुना मानकर चलिए आप। ठीक है, तो उसमें आपको ये सारे फील्ड्स जो हैं इसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा अध्ययन करना पड़ता। लेकिन चूंकि हम लोग सिर्फ KVS पर फोकस किए हुए हैं, ठीक है, तो हम लोगों को इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो फील्ड्स हैं, अपना फील्ड है जो साइकोलॉजी का, चाइल्ड और एजुकेशन, हम लोग सिर्फ इन पर ही चर्चा करने वाले हैं आज से। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें चाइल्ड साइकोलॉजी की, तो हम लोगों ने समझा था मनोविज्ञान को। क्या होता है? मनोविज्ञान होता है व्यवहार का अध्ययन। ठीक है, व्यवहार का अध्ययन होता है मनोविज्ञान। और यहाँ पर बालक शब्द और जुड़ा हुआ है, यानी कि बालकों के व्यवहार का जो अध्ययन है वो हम लोगों का क्या कहलाएगा? वो हम लोगों का कहलाएगा बालकों के व्यवहार का अध्ययन, यानी कि चाइल्ड साइकोलॉजी दोस्तों। ठीक है, जब चाइल्ड साइकोलॉजी को हम लोग समझेंगे तो उसमें आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जो चाइल्ड है वो होते क्या, कौन है। ठीक है, तो जो चाइल्ड है वो हम लोगों के प्री नेटल पीरियड, यानी कि जो प्रसव से पूर्व की स्थिति होती है, मतलब बच्चा जब पैदा होने से पहले की जो स्थिति होती है, वहाँ से 18 वर्ष यानी कि 18 ईयर्स तक। ठीक है, किशोरावस्था तक, जैसे हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, किशोरावस्था, किशोरावस्था, एडोलसेंस तक जो हम लोगों की एज है उसको हम लोग चाइल्ड के रूप में देखते हैं दोस्तों। ठीक है, 18 ईयर्स के बाद जो बच्चा होगा, ठीक है, उसे हम लोग एडल्ट की कैटेगरी में डाल देते हैं, 18+ वालों को। लेकिन 18 से जो नीचे हैं, ठीक है, बिलो 18 है, उनको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? उनको हम लोग कहते हैं किशोर बच्चे। ठीक है, और प्री नेटल पीरियड से लेकर 18 वर्ष की उम्र तक के जितने भी बच्चे हैं उन सब का अध्ययन हम लोग जो करते हैं वो चाइल्ड साइकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा चाइल्ड साइकोलॉजी के जो फादर हैं, इसके जो फादर हैं, कौन है? फादर, इसके फादर जो हैं वो हैं जीन पियाजे। इसके जो फादर हैं जीन पियाजे हैं दोस्तों। ठीक है, इसमें इसका जो उद्देश्य है, किस लिए हम लोग इसका अध्ययन करते हैं, एक्चुअली में इसमें हम लोग बच्चों के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, भाषात्मक और सामाजिकता के विकास पर अध्ययन करते हैं दोस्तों। ठीक है, इन सब चीज़ों को विशेष रूप से बढ़ाने के लिए या फिर उनकी अच्छी हो जाए, बेहतर करने के लिए हम लोग चाइल्ड साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। उनका अध्ययन करने के लिए, इन फैक्टरों पर उनका समझ बनाने के लिए हम लोगों को चाइल्ड साइकोलॉजी की आवश्यकता होती है दोस्तों। ठीक है, ये लिखा भी है देखो, फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी जीन पियाजे। ठीक है, तो जो जीन पियाजे जी हैं ये चाइल्ड साइकोलॉजी के पिता कहे जाते हैं। ठीक है, इन्होंने जो है एक प्रॉपर वे में इस पर स्टडी की है। ठीक है, और इन्होंने ही कहा है कि जो चाइल्ड होते हैं, बच्चे होते हैं, वो एक्टिव लर्नर होते हैं। क्या होते हैं?
एक्टिव लर्नर। एक्टिव लर्नर कहा है इन्होंने बच्चों को, क्योंकि बच्चों को आप कोई भी चीज़ समझाते हैं, सिखाते हैं, तो वह बड़े आराम से, बड़ी उत्सुकता से इस चीज़ को सीखते हैं। तो उनका मानना था बच्चे एक्टिव लर्नर होते हैं दोस्तों। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें एजुकेशन की, क्योंकि अब हम लोगों को ये भी समझना है कि एजुकेशन साइकोलॉजी क्या होती है, तो उसको समझने से पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि एजुकेशन क्या होता है। एक्चुअली में एजुकेशन जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। किसका शब्द है? अंग्रेजी भाषा का। और इसका जो लैटिन वर्ड है वो है एडुकेटम। और इसको अगर हम लोग विच्छेद करें, ठीक है, तो एक ई और डुको, दो शब्द मिलते हैं। अब ई माने क्या है? अंदर से, यानी कि इनर पार्ट से बाहर की ओर, मतलब आउटसाइड। आउटसाइड, ठीक है। अगर अंदर से बाहर निकालना, किसी चीज को अंदर से बाहर निकालना, अब किस चीज को बाहर निकालेंगे? अपनी अंतर्निहित क्षमताओं को। ठीक है, किसी महापुरुष ने कहा है कि हम लोगों की जो, हम लोग एक्चुअली में कोई अनपढ़ गंवार नहीं है, हम लोग मानव हैं। और मानव जाति बहुत सर्वश्रेष्ठ जाति है। हम लोगों को हर चीज़ का अध्ययन पहले से ही है। ठीक है, लेकिन क्या है, हम लोग उस चीज़ के बारे में भूल जाते हैं, हम लोगों को याद नहीं रहता। तो इस चीज़ को याद कराना हमारी अंतर्निहित क्षमताओं को बढ़ाना है। जैसे कि हनुमान जी सब कुछ भूल गए थे, उन्हें, उनके पास अपार शक्ति थी, लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम था कि वो उन पर इतनी शक्ति है। तब जामवंत जी ने उन्हें बताया था कि हनुमान, आपके पास इतनी शक्ति है, आप ऐसे कई समुद्र लांघ कर पार जा सकते हो। तब उन्होंने, उनमें वह ऊर्जा आई, ठीक है, और उन्होंने पार किया समुद्र को। तो उनके अंदर कैपेसिटी तो थी, लेकिन उस कैपेसिटी को अंदर से बाहर निकालने का जो काम था वो किसका था? वो काम था जामवंत जी का। तो तब तो जामवंत जी थे, लेकिन आज वह काम कौन कर रही है? हम लोगों की एजुकेशन कर रही है दोस्तों। ठीक है, और ये, इसका ये उद्देश्य क्या है? मानव को उन्नत बनाना, किसी भी व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए। एक्चुअली में हम लोग, देखिए, ये चीज़ बहुत गलत करते हैं कि एजुकेशन को हम लोग समझते हैं कि हम लोग पढ़ेंगे लिखेंगे तो अच्छे से नौकरी मिल जाएगी, वेल सिचुएटेड हो जाएंगे, ठीक है, रुपए पैसा, आर्थिक रूप से हम लोग मजबूत हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। हाँ, वो एक फैक्टर ज़रूर है, लेकिन एजुकेशन सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूती देने के लिए नहीं होती। अगर आप शिक्षित हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आप समाज में किसी भी चीज़ को बड़े आसानी से कर सकते हैं और समझा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से जो मानव को शिक्षा का जो उद्देश्य था वो था मानव को उन्नत बनाना। और मनोविज्ञान का उद्देश्य जो था, या मनोविज्ञान का अर्थ होता है, वो क्या होता है? मानव व्यवहार का अध्ययन। तो इस तरीके से जो वर्ड था शिक्षा मनोविज्ञान या एजुकेशन साइकोलॉजी, उसका अर्थ क्या निकलेगा? मानव व्यवहार का अध्ययन। मानव व्यवहार का अध्ययन मानव को उन्नत बनाने के लिए, यानी कि किसी इंसान को के बिहेवियर को समझना, उसका अध्ययन करना, ताकि उस इंसान को समझदार बनाया जा सके। इसलिए एजुकेशन साइकोलॉजी का यूज़ किया जाता है। इसके बाद जो हम लोगों की एजुकेशन है वो कितने प्रकार की होती है दोस्तों? याद रखना, दो चीज़ें हैं। एक यहाँ पर लिखा हुआ है, वर्डों का खेल होता है। एक यहाँ पे है एजुकेशन, ठीक है, टाइप ऑफ एजुकेशन, और टाइप ऑफ एजुकेशन सिस्टम। दोनों में फ़र्क है। यहाँ पे मैं सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी अभी मैं बात कर रहा हूँ एजुकेशन की। ठीक है, सिस्टम हम लोग बाद में पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो हम लोगों की जो एजुकेशन है दोस्तों, तीन प्रकार की होती है। एक हम लोगों की इनफॉर्मल, एक हम लोगों की फॉर्मल, एक हम लोगों की नॉन फॉर्मल। एक्चुअली में जो नॉन फॉर्मल है वो इसी का पार्ट है, लेकिन आज, अब वर्तमान में इसको हम लोगों ने अलग कर लिया है। आज की डेट में देखा जाए तो ये वाली जो है ये लेटेस्ट है। ये वाली जो है ये एकदम लेटेस्ट चल रही है दोस्तों। ठीक है, देखते हैं क्या है ये। तो इनफॉर्मल एजुकेशन जो है, ठीक है, इनफॉर्मल एजुकेशन जो है, अनौपचारिक शिक्षा जिसे कहते हैं, वो हम लोगों की बिल्कुल पेट से शुरू होती है। पेट से यानी कि जन्म से, बच्चा पैदा होता है तब से ही जो चीज़ें सीखना शुरू करता है वो हम लोगों की इनफॉर्मल एजुकेशन में आती हैं। ठीक है, इसमें जो माँ जो होती है बच्चे की पहली टीचर होती है, पहली शिक्षिका के रूप में माँ सिखाती है सब चीज़ें। ठीक है, और ये इट हैपेंस आउटसाइड द क्लासरूम। इसके लिए क्लासरूम की आवश्यकता नहीं होती है। क्लासरूम के बाहर जो अपने समाज में, अपने परिवार में,
म्यूज़ियम में या मतलब किसी भी घूमने फिरने वाली जगह पर बच्चा उन चीज़ों से जो सीखता है, ठीक है, डेली एक्सपीरियंस से, ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए बच्चे ने कोई गर्म चीज़ को छू लिया, ठीक है, और उसका हाथ जल गया, तो वह उससे सीख जाएगा कि ये कोई चीज़ को अगर छूते हैं तो वो गर्म हो सकती है, ठीक है। तो वो अगली बार किसी भी चीज़ को छूने से पहले एक बार सोचेगा कि ये चीज़ गर्म तो नहीं है। मोमबत्ती को वो जैसे जलती हुई मोमबत्ती को वो छूता है तो वह जल जाता है, वो समझ जाता है ये आग है, ठीक है। तो इसके लिए उसे कोई स्कूल जाने की ज़रूरत तो पड़ी नहीं, ना उसे कोई क्लास देनी पड़ी। तो इस तरीके की ये जो एजुकेशन होती है वो हम लोगों की इनफॉर्मल एजुकेशन होती है। इसमें ये हम लोगों की लाइफ लॉन्ग चलती है, यानी कि बर्थ टू डेथ जो एजुकेशन चलती है वो हम लोगों की क्या है, इनफॉर्मल एजुकेशन है दोस्तों, ठीक है। इसमें हम लोगों को कोई डिग्री नहीं मिलती है, कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, ठीक है, और कोई भी मार्कशीट वगैरह कुछ नहीं मिलती है इस एजुकेशन में दोस्तों, ठीक है। तो सिर्फ हम लोगों को ज्ञान मिलता है, ठीक है। इसमें आप जैसे एक एग्जांपल के माध्यम से समझिए, जैसे आपने छोटे में साइकिल चलाना सीखा होगा, ठीक है। तो जब आपने साइकिल चलाना सीखा तो आप साइकिल चलाना तो सीख गए, लेकिन क्या उसका आपके पास कोई सर्टिफिकेट है कि आपने साइकिल चलाना सीखा? कोई सर्टिफिकेट या फिर कोई डिप्लोमा किसी ने दिया, आपके पिताजी ने, आपकी माँ ने, किसी ने भी, या किसी जिससे भी आपने चलाना सीखा तो कोई सर्टिफिकेट मिला? नहीं मिला, ठीक है। आपकी बहन या फिर आप कुकिंग करना सीखते हैं, आपकी माँ ने आपकी बहन को या फिर आप ही को कुकिंग करना सिखाया होगा, तो आज आपकी बहन बहुत अच्छी कुकिंग कर लेती होगी, खाना बहुत अच्छा बनाती होंगी, लेकिन क्या माँ ने उनको कोई सर्टिफिकेट दिया या माँ ने उनसे कोई डिग्री दी कि हाँ बेटा अब आप कुकिंग करना सीख गए हो और ये रहा आपका सर्टिफिकेट? तो इस तरीके की जो हम लोगों की एजुकेशन होती है वो इनफॉर्मल एजुकेशन कहलाती है, ठीक है। अब बात करें अगर फॉर्मल एजुकेशन की, तो इस सिस्टम से हम सब गुजरे हैं। ये हम लोगों का शुरुआत हो जाता है नर्सरी से या फिर क्लास 1 से, ठीक है। और ये वह पीरियड होता है जब हम लोग स्कूल जाना शुरू करते हैं, ठीक है। इसमें हम लोगों को मार्कशीट भी मिलती है, डिग्रीज भी मिलती है, सर्टिफिकेट मिलते हैं, डिप्लोमा मिलते हैं, कोई ना कोई कागज़ मिलता है दोस्तों, ठीक है। ये इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी है, मतलब किसी संस्था में जाकर जब हम लोग पढ़ाई करना सीखते हैं तब हम लोग जो चीज़ें सीखते हैं वो हम लोगों का फॉर्मल एजुकेशन में आता है। इसमें रेगुलर क्लासेस होती हैं, ठीक है। आप सभी जानते हैं स्कूल जाके किस तरीके से क्लासेस अटेंड की जाती हैं। एक फिक्स्ड कैरिकुलम होता है, पाठ्यक्रम होता है हम लोगों का निर्धारित, उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं एक निश्चित समय में, फिक्स टाइम पीरियड, ठीक है। आपको याद होगा जब आप स्कूल जाते थे तो आपका एक टाइम होता था 7 से 12 बजे तक, ठीक है, 8 बजे से 1 बजे तक या 2 बजे तक, जितना भी रहता हो आपका, ठीक है। इस तरीके से एक टाइमिंग रहा करती थी हम लोगों की स्कूल की। जब हम लोगों का पाठ्यक्रम खत्म हो जाता था, कोर्स खत्म हो जाता था, तो हम लोगों का इवैल्यूएशन होता था, यानी कि एग्ज़ाम होते थे, मूल्यांकन किया जाता था एट द एंड ऑफ द टर्म, ठीक है। कुछ लोगों के टर्म वाइज़ होते थे, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म के हिसाब से, कुछ लोगों के एनुअली एग्ज़ाम होते थे। कुल मिला के साल में एक एग्ज़ाम तो होता ही था। जब उन एग्ज़ाम को हम लोग पास कर लेते थे, उनमें नंबर दिए जाते थे, तो हम लोगों को सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट या फिर डिग्रीज़ या फिर डिप्लोमास, इस तरीके से चीज़ें हम लोगों को दी जाती थी बिल्कुल लास्ट में दोस्तों, ठीक है। तो ये हम लोगों का फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम होता था। अभी वर्तमान में जो एक सिस्टम और आया है वो सिस्टम है नॉन फॉर्मल। नॉन फॉर्मल में क्या होता है दोस्तों, इसमें कोई रेगुलर क्लास नहीं होती है, ठीक है। ये ओपन स्कूल यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा संचालित होता है, जैसे कि NIOS के द्वारा, इग्नू यूनिवर्सिटी, या फिर करस्पॉन्डेंस कोर्सेज जो हैं, जैसे मान लीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटी कुछ करस्पॉन्डेंस कोर्सेज कराती है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, या फिर मतलब डिस्टेंस एजुकेशन से। इस तरीके से जो कोर्सेज करते हैं जिनमें आपको कहीं जाकर रेगुलर क्लासेस अटेंड नहीं करनी होती हैं, ठीक है, वो हम लोगों की नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहलाती है। कैरिकुलम इसमें भी फिक्स्ड होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर जो स्कूलों का कैरिकुलम फिक्स्ड होता था, वैसे यहाँ पर भी कैरिकुलम जो होता है, पाठ्यक्रम है, वह निश्चित होता है, ठीक है। एक फिक्स टाइम पीरियड इसमें भी होता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें शिक्षा विभाग से ही बात करें, तो जो हम लोगों का इग्नू है, इग्नू हम लोगों का ओपन यूनिवर्सिटी, वो डिस्टेंस एजुकेशन से हम लोगों को BEd भी कराता है, ठीक है। तो इसकी जो BEd है 2 साल की है, ठीक है, और 2 साल में पर ईयर इसके एग्ज़ाम भी होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो एग्ज़ाम भी कराते हैं, फिक्स टाइम पीरियड भी है इसमें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसमें प्रोवाइड है ना
तो ये क्या हो गई आपकी नॉन फॉर्मल एक प्रकार से, ठीक है। इसके एंड में एग्ज़ाम इन द एंड ऑफ टर्म, ठीक है, टर्म के अंत में एग्ज़ाम भी होते हैं और बाद में हम लोगों को बीएड की इसमें डिग्री भी मिल जाती है दोस्तों। तो इस तरीके की जो हम लोगों की क्लासेस हैं, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस के रूप में या फिर डिस्टेंस एजुकेशन पत्राचार के माध्यम से जो क्लासेस होती है वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन में आ जाती हैं दोस्तों, ठीक है। अब जैसे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ये वीडियो जो देख रहे हैं एनलाइट स्टडी क्लासेस से आप जो चीज़ें पढ़ रहे हैं, ये किसके अंतर्गत आएंगी? ये हम लोगों की आएंगी दोस्तों इनफॉर्मल के अंदर में। क्यों इनफॉर्मल? क्योंकि इसमें मैं आपको कोई डिग्री नहीं देने वाला, ठीक है, और ना ही मैं आपको कोई डिप्लोमा दूंगा, ठीक है, और कोई मार्कशीट नहीं मिलने वाली, इसमें कुछ नहीं मिलने वाला। मिलेगा तो सिर्फ क्या? ज्ञान, और जिस ज्ञान से आपका सिलेक्शन होगा एज ए टीचर, ठीक है, तो वो एक अलग चीज़ है। हालांकि मैं आपको कोई चीज़ दे रहा हूँ क्या इसके एंड में? ठीक है, सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूँ, डिग्री नहीं दे रहा हूँ, मार्कशीट नहीं दे रहा हूँ मैं, ठीक है, कोई चीज़ नहीं दे रहा हूँ, डिप्लोमा भी नहीं दे रहा हूँ। तो ये क्या हो गई हम लोगों की इनफॉर्मल एजुकेशन, ठीक है, एक प्रकार से। तो ये बातें हुई हम लोग की एजुकेशन सिस्टम के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोगों को एजुकेशन साइकोलॉजी की ज़रूरत क्यों है। चाइल्ड साइकोलॉजी हम एज ए टीचर क्यों पढ़ें, और एजुकेशन साइकोलॉजी हम लोग क्यों पढ़ें। दोस्तों बात वही आती है, आप क्लास में जाते हैं एक टीचर के रूप में, ठीक है, पहला दिन है, आप किस तरीके से समझेंगे कि बच्चों को किस तरीके से हैंडल करना है, बच्चों को किस तरीके से कोई चीज़ को समझाना है। तो किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए, टू अंडरस्टैंड एंड टू नो द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट का बिहेवियर समझने के लिए और जानने के लिए बच्चों को, ठीक है, उनमें कैटेगरीज बनाने के लिए कि कौन बच्चा स्पेशल कैटेगरी का है, ठीक है, कौन बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है, इस तरीके से जो चीज़ें जाननी है उनके लिए हम लोगों को चाइल्ड साइकोलॉजी और एजुकेशन साइकोलॉजी की ज़रूरत होती है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद एज ए टीचर the teacher should start the topic with simple things and ideas with डे टू डे एग्जाम्पल्स। इसके बाद हम लोगों को इस तरीके से बच्चों को पढ़ाना चाहिए कि उनको जो भी चीज़ें हम लोग बताएं या फिर जो चीज़ें हम लोग आइडियाज़ विचार उनके सामने रखें जो भी टॉपिक के, ठीक है, वो इस तरीके से रखें कि उनके डेली एग्जाम्पल वो चीज़ उनके सामने हुई हो, ठीक है। अब जैसे कि हम लोग बच्चों को चीज़ें समझाते हैं फ्रैक्शन के बारे में, जब हम लोग बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं घर्षण के बारे में, तो हम लोग उनको बता सकते हैं जब हम लोग काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं तो हम लोग की चप्पलें घिस जाती हैं, ठीक है, टायर हम लोगों के जो हैं वो घिस जाते हैं। उसका रीज़न क्या होता है? उसका जो रीज़न है वो हम लोगों का घर्षण है, ठीक है। इस तरीके से जब हम थ्योरी को अच्छे से डिटेल में बताएंगे तो वो हम लोगों का बड़े आराम से समझ जाते हैं बच्चे, और वो चीज़ें कभी भूलते नहीं। और इफ़ ए चाइल्ड कांट लर्न द वे वी टीच, अगर हम जिस तरीके से बच्चे को सिखा रहे हैं बच्चा उस तरीके से नहीं सीख रहा है, ठीक है, तो उसको आपको उस तरीके से समझाना है जिस तरीके से बच्चा समझ सके, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूं एक एग्जांपल से, जैसे मैं मैथ जब पढ़ाता हूं तो मैं आप लोगों से कहता हूं कि संख्याओं को मत घटाइए। यहाँ पर मान लीजिए 53 लिखा हुआ है, 53 को 23 से मत घटाइए, इसको घटाना थोड़ा टफ हो जाएगा। अगर आपको घटाना है तो 53 रुपये में से 23 रुपये हटा दीजिए, तो आप बड़े आराम से इसको हटा देते हैं, ठीक है, और आप यहाँ पे 30 रुपये बचा लेते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे करेंगे 3 में से 3 गया 0, 5 में से 2 गए 3। तो इस तरीके से इसमें निकालना थोड़ा कठिन हो जाता है। जब हम लोगों ने रुपए की बात कर दी तो बड़ा आसान हो जाता है। इसी तरीके से बच्चों को बताते हैं कोई भी संख्या जब गड़बड़ करती है जोड़ घटाने में, हम लोग कह देते हैं तुम्हारे पास 5 टॉफ़ी हैं, ठीक है, 3 टॉफ़ी तुम्हारे दोस्त ने और दे दी तुम्हें, तो तुम्हारे पास कितनी होंगी, तो बच्चा तुरंत बता देता है कि आप हमारे पास 8 टॉफ़ियाँ हो जाएंगी, क्योंकि ये उसको सिखाने के लिए बताने के लिए बहुत सही तरीका है। इस तरीके से बच्चे बड़े आराम से सीख सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए हम लोगों को चाइल्ड साइकोलॉजी और एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में जानना आवश्यक है दोस्तों, ठीक है। तो आज की क्लास मेरे ख्याल से आप लोग बड़े आराम से समझे होंगे किस तरीके से हम लोगों ने साइकोलॉजी का डेवलपमेंट समझा, ठीक है, साइकोलॉजी के पिता कौन थे, ठीक है, और मनोविश्लेषणवाद के पिता कौन थे, सिगमंड फ्रॉइड थे, ठीक है, फादर ऑफ साइकोलॉजी किसे कहा गया, ठीक है, तो हम लोगों के वुंट पौधे थे उनको कहा गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग चीज़ों को बड़े आराम से समझते हैं। फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी किसे कहा गया, जीन पियाजे को, ठीक है, और चाइल्ड जो होता है वो प्रीनेटल पीरियड
से 18 वर्ष की जो अवस्था होती है वो सारी हम लोगों की चाइल्ड के अंतर्गत आती है। इस तरीके से हम लोगों ने कई चीज़ों को समझा, फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, इन चीज़ों को हम लोगों ने समझा। तो मेरे ख्याल से आज आप लोगों को बेहतर समझ में आया होगा, और उम्मीद करता हूँ कि अगला रक्षाबंधन या फिर अगली जन्माष्टमी या फिर अगला स्वतंत्रता दिवस आप लोग एज ए शिक्षक कहीं ना कहीं बना रहे होंगे, और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मुलाकात होगी जल्द ही। जय हिंद, जय भारत।